नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज वाल्मीकि और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा। बेबाक भाषा के दलित डिस्कोर्स में आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं जिस शख्सियत से, उनका नाम है हीरालाल राजस्थानी। हीरालाल जी मूर्तिकार, शिल्पकार, साहित्यकार और दलित लेखक संघ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने किस तरह इस मुकाम को हासिल किया, कैसे यहाँ तक पहुँचे, कैसा रहा उनका सफ़र, आज हम जानते हैं उनसे बातचीत करके। हीरालाल जी, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हीरालाल जी, सबसे पहले तो आप दलित लेखक संघ के अध्यक्ष हैं। यहीं से बात शुरू की जाए कि किसी संगठन का अध्यक्ष होना किस तरह की चुनौतियां होती हैं उसमें, और किस तरह का आपका काम होता है, और क्या कुछ उपलब्धियां भी आपके खाते में आती हैं या चुनौतियां ही रहती हैं? किस तरह का आपका अनुभव है, आप हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। राज जी, जहाँ तक संगठन की बात है तो संगठन जो है, दलित मूवमेंट के लिए बहुत सारे संगठन बने जी। हम दलित पैंथर की बात भी करें जी। लेकिन उसमें भी वो जो है 2 साल चला, फिर उसके बाद में छिन्न भिन्न हो गया। तो ये जो दलित लेखक संघ है, ये भी जो है 15 अगस्त 1997 में इसकी शुरुआत हुई, स्थापना हुई। जी जी। तो यही सोच के कि हमारा एक काफ़ी पुराना, 25 साल से भी ज़्यादा। हाँ, 25 साल से ज़्यादा, मतलब कि इसलिए कि मतलब जो हमारे संगठन की जो जी। एक जो है कहें कि ये ज़रूरत क्यों पड़ी, आपने कहा, तो इसलिए कि हमारा एक मंच होना चाहिए जिसमें हम अपनी बात कर सकें, अपने तरीके की बात कर सकें। और उस तरीके की बात में जो हमारी जो पीड़ाएं हैं, जो हमारी जो जीवन शैली है, जो उत्पीड़न है, वो जो है हम उसमें लेखा जोखा अपना कर सकें। वरना तो पहले जो वामपंथी संगठन थे उनमें हम थे ही थे, लेकिन वहाँ पर जो है जो हमारे पहली पीढ़ी के जो लोग थे उनको लगा कि ये यहाँ ठीक से जो है मतलब उस तरह से नहीं हो पा रहा जिस तरह से होना चाहिए। और इसी कारण से दलित पैंथर का भी जो है विघटन हुआ कि कुछ जो है वामपंथी संगठन की तरह सोच रहे थे, कुछ जो है उनसे अलग जाने की कोशिश में थे। तो चुनौतियां तो इसमें है कि एक संगठन को लेते हैं तो तुम, क्योंकि संगठन चलाना, रेगुलर चलाना, जब से मैं इससे जुड़ा हूँ, मैं 1998 से जुड़ा हूँ, एक साल लगभग के आसपास बाद में, और रजनी तिलक जी मेरे को लेके आए इसमें। अच्छा। तो उनका जो है कहने से मैं आया और मैंने देखा कि घरेलू बैठकें हो रही हैं, छोटी छोटी 4-5 लोग इकट्ठा हैं। तो मैं भी विद्यार्थी के तरह जाया करता था और देखता था कि मतलब क्या है ये। तो मेरे लिए बिल्कुल नया था कि दलित जो मूवमेंट क्या है, दलित लेखन क्या है, नया था बिल्कुल। मैं और तरह की लिखता था चीज़ें। तो जब ये मालूम हुआ कि इसमें तो जो है अपनी बात है, हमारे अंतस की बात है, हम जो भोग रहे हैं उसकी बात है, तो वो जो मैं देखता चला गया 10-12 सालों में। और फिर हमें मौका मिला, हम जब बड़े हुए तो हमें मौका मिला तो चलाने का, तो फिर हमने इसको सहज भाव से चलाया और अभी तक चला रहे हैं इसको। और जी, अभी आप चला रहे हैं और फिलहाल आप दलित लेखक संघ के अध्यक्ष हैं। तो मेरा दर्शकों के लिए भी मैं चाहता हूं कि वो जाने इस चीज़ को कि दलित लेखक संघ का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, कि मतलब दलित साहित्य है उसको प्रमोट करना, या नई पीढ़ी को तैयार करना, या किस तरह का मतलब ये उद्देश्य रहता है दलित लेखक संघ का? हाँ, नहीं, दलित लेखक संघ इसी उद्देश्य के साथ में जो है चला है कि हम अपने लोगों को जोड़ें इस मूवमेंट से। और ये भी एक जो है चुनौती है कि जो लोग लिख रहे हैं उसकी पड़ताल भी करते रहें। जी। और तीसरा जो है ये कि जो दूसरे जो संगठन हैं, लेखक संगठन, वे किस तरह से जो है इस भूमिका में आ सकते हैं, हमारे पैरेलल खड़े होके, कंधे से कंधा मिला के, तालमेल कैसे बैठ सकता है। और वो बैठा भी है तालमेल। क्या वो आसान होता है दूसरे दलित लेखक संगठनों से तालमेल बैठाना? हाँ, नहीं, शुरू में तो जो है थोड़ा सा मुश्किल पड़ा कि तालमेल कैसे बैठाया जाए, लेकिन 2015 से जब हमने शुरू किया तो ये तालमेल जो इस तरह से बैठा कि जब मैं इस बात को कहता हूँ कि भाई जो वामपंथी संगठन है, वे जब मजदूरों की बात करते हैं तो मजदूर है कौन? दलित ही तो मजदूर है। जी जी।
तो एक तरह से जो है वही बात हुई है, बस नाम हम लेते हैं मजदूरों का, दलितों का नहीं लेते। तो यहाँ तालमेल ये बैठा कि जो मजदूर हैं और जो उपेक्षित हैं, जो दमित हैं, दलित हैं जी। तो वे ही लोग जो है मजदूरी में ज़्यादा हैं। तो इसलिए जो मुश्किल नहीं हुई तालमेल बिठाने में। और आज तो हम जो है मेरे ख्याल से तीसरा चौथा साल है कि हम सारे संगठन मिल के बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम रखते हैं हम। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, मैं मानता हूँ। विचारधारा थोड़ी सी है कि हम जो है राजनीतिक पहलू को कम छूते हैं और वामपंथी दल जो है उसको ज़्यादा जो है लेके चलते हैं। अच्छा, दलित लेखक संघ भी की बात करें तो जैसे अम्बेडकरवादी लेखक संघ है और भी कई दलित लेखक संघ हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं, और आप दलित लेखक संघ की एक पत्रिका भी निकालते हैं शायद, प्रतिबद्ध। हाँ। प्रतिबद्ध जी। तो ये प्रतिबद्ध पत्रिका निकालने का ख्याल कैसे आया या क्या उद्देश्य रहा इसका? प्रतिबद्ध अलग अलग तरह के विषयों को विशेषांक बना के जो है उसको लेके चल रहा है कि हम जैसे अभी भक्ति काल का हमारा विशेषांक निकला है इस बार का। तो उसमें जो भक्ति काल में उसका जो है कहें कि उसकी व्याख्या जो है जी। किस तरह से जो है भक्ति काल जो है बीता है, और उसका जो निर्गुण और सगुण का जो एक धाराएं जो अलग बहती है दो, वो क्यों ऐसे धाराएं बहती हैं, उसमें कौन आता है। तो और अभी देखिए कि जो लगातार जो लिखने वाले लोग हैं, कमल भारती जी को आप पढ़ें तो उनका जो मीरा को और इनको लेके जो अलग जो एक तरह से नज़रिया जो बना है जी, वो बिल्कुल जो है हकीकत के करीब नज़र आता है हमें। तो इस तरह से इसका पुनर्पाठ जो है हुआ है इसमें। अच्छा, क्योंकि आप दलित लेखक संगठन के अध्यक्ष तो हैं ही, साथ में आप एक लेखक भी हैं, कवि भी हैं। तो एक दलित लेखन की शुरुआत, खासतौर से मैं बात करूंगा हिंदी दलित साहित्य की, तो उसमें शुरुआत में कहा जाता है कि आत्मकथाओं से शुरुआत हुई और उन्हें काफ़ी प्रामाणिक माना गया। तो अभी क्या आपको लगता है कि दलित साहित्य लेखन में कोई बदलाव आया है या उसी धुरी पर हम लोग चल रहे हैं? राजी, मैं इसके बारे में अगर कहूँ तो जब दलित पैंथर जो चल रहा था उस जो लेके एक पूर्ण रूप से आक्रोशित धारा में जो वो प्रभावित हुआ जी। और फिर वो जो है हिंदी बेल्ट में आया। तो 90 के आसपास के दशक में जो है हिंदी बेल्ट में वो जो है आया और लिखना शुरू किया। तो जैसे आत्मकथाओं की बात की आपने, आत्म जो है कहें कि निरीक्षण की बात की आपने, तो उसमें जो आता था वो भोगा हुआ यथार्थ आता था। जी। जो परिवर्तन की जो आप बात कर रहे हैं, जिसको हम लेके आ रहे हैं, जी। देखिए जब हम न्याय की बात करते हैं तो न्याय की जब हम बात करते हैं तो न्याय में जो है आप देखिए कि साक्षी जुड़ता है। अगर किसी के साथ में जो है अन्याय हुआ है जी। तो उस अन्याय को देखने वाला कोई है कि नहीं है, साक्षी होना चाहिए। जी। तो जब हम न्यायालय में जाते हैं तो साक्षी कौन है, ये साक्षी है, उसने देखा है। तो साक्षी के भाव जो कहें कि उसकी जो बात से जो है और उसकी जो है कहें कि साक्षी होने से जो है, गवाही देने से जो है उसको न्याय मिलता है। जी। तो भोगे हुए यथार्थ के साथ में हमने देखा हुआ यथार्थ जोड़ा है। जी। तो देखा हुआ यथार्थ जो है जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि मैं जो है भोगा हूँ, जो मैं अब वो भोगा हुआ यथार्थ में झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन जो देख रहा है वो कहेगा नहीं सच है ये बात। तो इसमें तालमेल ये हुआ है कि भोगे हुए यथार्थ के साथ में देखा हुआ यथार्थ जुड़ना बहुत ज़रूरी है अगर न्याय चाहिए हमें। तो इसके साथ ही एक चीज़ और है कि देखिए आज के संदर्भ में हम बात करें तो आज की जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अंबेडकर पर और संविधान पर हमले किए जा रहे हैं, और आप तो अध्यापक हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। शिक्षा में भी अभी हाल ही में हमने पता चला कि क्लास 8 में जो सोशल साइंस है उसमें इतिहास को बदला जा रहा है, एक तरह का भगवाकरण किया जा रहा है। तो और क्या इसे आप मनुवाद की वापसी मानते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? ये बिल्कुल सच है कि जो ये दौर इस समय जो 10-12 साल का दौर जो चल रहा है उसमें जो है संविधान को दरकिनार करने की कोशिश है और कर भी दिया गया है एक तरह से। क्योंकि जब जो न्यायालय तक जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं, आप चाहे से उसको किसी भी तरह से मैनेज कर रहे हो, तो वो सारी मैनेजमेंट जो चल रही है और अब तो खुली आंखों से देखा जा सकता है उसको
है ना। आप जब हाथरस की घटना देखते हैं, उसमें उस लड़की को जो है रातों रात जला दिया जाता है। जी। हिंदू संस्कृति में कभी रात में दाह संस्कार नहीं होता, है ना। तो वो जब ऐसी बात होती है तो तब हम हिंदू नहीं होते हैं, है ना। जब जो है इनके नारे झंडे उठाने की बात आती है हम हिंदू हो जाते हैं, मंदिर में घुसते हैं तब हिंदू नहीं होते। तो ये जो एक जो है नीति चल रही है, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि हमारे जो भोले वाले जो दलित भाई हैं बहन हैं, वे जो है इस बारीकी को समझ नहीं पाते हैं। जी। तो इसको जो है समझाने के लिए हम लोगों को जो है आगे आना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। जी, ये सही है कि अपने दलितों में भी राजनेता हो रहे हैं और दलित साहित्य भी एक मसाल की तरह लोगों के सामने आ रहा है। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि दलित राजनीति और दलित साहित्य में आपसी सामंजस्य नहीं दिखता। दलित राजनेता वो मुद्दे नहीं उठा पाते जो हमारे ज़मीनी स्तर के मुद्दे होते हैं, दलितों के हित में होते हैं, वो मुद्दे नहीं उठा पाते हैं। तो ये आप क्या विचारधारा और दलित साहित्य के सामंजस्य की कोई कमी देखते हैं? नहीं राज जी, देखिए मैं जो है, क्योंकि अभी भी मैं महसूस करता हूँ कि जो दलित साहित्य है या दलित राजनीति जो है, वो भी बहुत जो है कहें कि बड़ी प्रौढ़ नहीं हुई है ना। हम किसी किसी जो है फांसे में फंस जाते हैं, है ना। अगर मैं देखूं आज के समय में, और जो हमने बाबा साहब के समय का पढ़ा है, उनको पढ़ा है, और जिस तरह का वो आंदोलन लेके चल रहे थे, आज राजनीति में जो है एक व्यक्ति है जो उससे उन्हीं की तरह काम कर रहा है, और उस व्यक्ति का नाम है राहुल गांधी जी। तो वे जो है ना, वे जो बाबा साहब ने पॉइंट उठा रखे थे, उन्हीं पॉइंटों को बार बार कहते हैं। उनके पॉइंट्स में वो जो है नाटकपन नहीं है। डंके की चोट पे जो है संसद में भी कहते हैं, बाहर भी कहते हैं, रैलियां निकलती तब भी कहते हैं। वैसे आपको नहीं लगता कि दलित राजनेताओं को इस तरह की बात रखनी चाहिए जैसी राहुल गांधी रख रहे हैं? नहीं रखनी चाहिए, क्यों नहीं रख रहे हैं, वो उनकी जिम्मेदारी थी जी। लेकिन वो क्यों नहीं रख रहे हैं, हम जानते हैं उस बात को, ठीक है ना। हम जानते हैं किस तरह से मैनेजमेंट हो रहा है ना। आप देखिए कि हमारे दलित लेखक ही जो है कितने उनकी तरफ जो है हो जाते हैं, लालचों में, अवसरों में जी। बट जाता है ना, एक प्रलोभन में आ जाता है ना। जी। क्योंकि हम जो है उपेक्षित रहे हैं हमेशा, जी जी जी। स्वाभाविक सा भी लगता है कई बार, लेकिन फिर भी जो है बचना चाहिए। आपको जो है त्याग की भावना तो रखनी पड़ेगी, बलिदान तो देना पड़ेगा आपको, जैसे बाबा साहब ने दिया था। जी जी। बिना बलिदान के चीज़ें प्राप्त करना वो मतलब बिकने जैसा हो जाता है। जी। और हीरालाल जी, अभी आपसे कुछ निजी ज़िंदगी पर या निजी जीवन के बारे में सवाल करते हैं। अब हम चाहते हैं कि आप एक मूर्तिकार हैं और आपके जीवन में, जैसे दलितों का जीवन संघर्षमय रहता ही है, तो उस संघर्ष से निकलते हुए मूर्ति कला का जो विकास आपने किया, तो वो कैसे किया, और मूर्ति कला के क्षेत्र में क्या आपने कुछ उपलब्धियां हासिल की, इसके बारे में जानना चाहते हैं। राज जी, ये तो जो है क्या इसका जो चक्र जो चला, तो मैं जब 12वीं पास करके जो है अपना विश्वविद्यालय की तरफ गए, तो पॉलिटिकल साइंस में मेरा एडमिशन हुआ शिवाजी कॉलेज में। जी। तो मैं यहाँ 2 साल कर चुका था, तीसरे साल में प्रवेश था मेरा। तो हम अपने कला अध्यापक से मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि आपकी इतनी अच्छी जो है कला थी, आप तो वहाँ जाओ, अभी फॉर्म निकले हुए हैं। हमने जो है भर दिया। एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, इतनी अच्छी कला थी, मतलब उनको कैसे पता चला? क्या ये आपकी विरासत में ये कला मिली थी या आपने किसी उस्ताद से नहीं, वो तो मतलब एक तरह से जो कहें कि इनबिल्ट होती है, विरासत में तो नहीं थी, इनबिल्ट है। अच्छा। तो वो जो है इनबिल्ट, इसे गॉड गिफ्टेड भी कहते हैं। हाँ, उसको आप कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड। तो इनबिल्ट होती है, तो उसमें जब अध्यापक है तो वो जांच रहे होते हैं कि हाँ किस में कितना दम, पता रहता है उनको। तो उनको लगता था कि ये इसमें जाना चाहिए। तो हमने जामिया मिलिया इस्लामिया में फ़ाइन आर्ट में भरा और हमारा हो गया। तो हो गया तो फिर इधर से जो फाइनल ईयर था पोल साइंस वाला छोड़ दिया हमने, वहाँ फर्स्ट ईयर में चले गए जी। और फिर वहाँ जब मैं पेंटिंग में गया था। अच्छा। तो पेंटिंग में गया तो स्कल्पचर मेरा इतना अच्छा था वहाँ, मूर्तिकला। तो जो अध्यापक थे वहाँ के प्रोफेसर, वो कहने लगे तुम मूर्तिकला लो। मैंने कहा मैं तो मूर्तिकला में आया ही नहीं हूँ, मैं तो जानता ही नहीं हूँ क्या होता है। नहीं, कह रहा तुम इसमें अच्छा कर जाओगे। जी। तो मैं कई महीनों तक जो है मैंने काम ही नहीं किया,
वो अड़े रहे उसमें जाओ मूर्तिकला में, मैं पेंटिंग में जाऊंगा। तो ये कह सकते हो कि जबरन जो है मुझे मूर्तिकला में लाया गया। अच्छा, पेंटिंग भी आपने कुछ बनाई है? पेंटिंग भी बनाई है। तो मतलब फिर मूर्तिकला में जो है फिर मैंने देखा कि मेरा बैकग्राउंड इस तरह का नहीं है, मेरा समय ख़राब हो रहा है। जी। तो फिर मैं अनमने ढंग से जो है मैं फिर आ गया। उनकी बात मतलब मान ली नहीं, मतलब चलो ठीक है, टाइम ख़राब ना हो। तो मैंने 1 साल जो है बहुत ख़राब काम किया ताकि अब तंग होके मेरे को वापस पेंटिंग में डाल दें। जानबूझ के ख़राब काम किया। अच्छा, है ना। तो फिर वो जानबूझ के जो ख़राब काम किया तो कुछ नहीं, और भी अच्छे नंबर दे रहे हैं वो, अच्छा। इंक्रेज कर रहे हैं ना। उनको पता है ये कर लेगा। जी। तो फिर जब मेरा 3rd ईयर वहाँ पर जब हुआ तो मुझे लगा कि ये मेरे जीवन के साथ में बंध गया है और मुझे अब इसमें करना है। तब मैं सीरियस हुआ और मैंने और लोगों से 4 गुना काम किए। यानी ये प्रतिभा आपके अंदर इनबिल्ट थी, ये बाद में आपको नहीं एहसास नहीं, कुछ नहीं था मेरे में। मूर्तिकला मैंने वहीं जाके कुछ किया होगा। अच्छा, अच्छा। मैं मतलब सोचो कि मैं नाम भी नहीं जानता था ये सब, है ना। पुतले उतले बनते ये जानता था। तो जब वहाँ मैंने इतना अच्छा काम किया और लोग बहुत दूर दूर से आके देखने लगे क्या काम कर रहा, गढ़ी स्टूडियो, वहाँ से लोग आने लगे और मेरे जितने भी काम मैं करूँ सारे ही जो है सेल हो जाएं। और पोर्ट्रेचर में जो पोर्ट्रेचर तो बनाते आपने हैं। जो पोर्ट्रेट बनाए हैं और खासकर एक कनॉट प्लेस की एक क्या नाम हाँ दिया आपने? हाँ, वो जो द सिंबल ऑफ कनॉट प्लेस। सिंबल ऑफ कनॉट प्लेस, वो काफी चर्चित रहा। दूसरा हाँ आपने जो अंबेडकर का जो पोर्ट्रेट ऑफ विदाउट स्पेक ऐसे जो है, इस तरह की जो मूर्तियां तो आपकी काफी सराही गई हैं। क्या आपको इस बारे में कोई अवार्ड या उस तरह की कोई हाँ, नहीं उपलब्धि रही है? इसमें जो है मैं जो आपने सिंबल ऑफ कनॉट प्लेस की चर्चा छेड़ी, सिंबल ऑफ कनॉट प्लेस और भी बहुत सारे जो मूर्ति शिल्प मैंने ऐसे बनाए हैं और वो जो खड़े रहते थे दरबान वहाँ, तो मैं कभी उनसे मिला नहीं। मतलब इतना 5 फीट से भी नहीं मिला। दूर से उनको 1-2 बार ऐसे देखा और मैं जामिया में जाके उसको बना दिया, मैंने कल्पना से बना दिया जी। और वो पहचाना जाने लगा। तो मैंने सोचा मिल गया होगा, कुछ 10-20% मिल गया होगा। तो एग्जीबिशन लगी, तो एग्जीबिशन में एक हमारे साथी हैं उमराव सिंह जाटव, उन्होंने वो तस्वीर जो है फेसबुक पे लगाई। अच्छा। तो वहाँ पर उनके जो पोते हैं उन्होंने देख लिया तो हमारे दादाजी हैं। अच्छा। तो फिर वो कह रहे अच्छा, जिनकी मूर्ति हाँ, आपने बनाई थी। तो वो कह रहे अगर दादाजी है तो भाई आप अपने दादाजी का रियल फोटो शेयर करें। तब उन्होंने जब शेयर किया रियल, तब मुझे लगा ये तो 100% कैसे मिल गया। ये तो काफी और मैं उनसे मतलब मिला नहीं, मैं उनसे बात ही नहीं करी कभी मैंने। जी जी। ऐसे आते जाते चलते हुए देखा। तो ऐसे कल्पनाओं से मैंने बहुत सारे पोर्ट्रेट्स बनाए। इनको लोगों ने सराहा या इसके लिए कुछ भी अवार्ड वगैरह या कुछ मिला? नहीं, मैं जब आपको कहूँ कि मैं फाइनल ईयर में था जब मैंने एक सीरीज़ बनाई, गेम्स पे सीरीज़ बनाई और भी सारे काम किए, उसमें मुझे जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तक प्राप्त हुई। नेशनल अवार्ड जो ललित कला अकेडमी से मिलता है जी, जयपुर से, वो मिला मुझे। तो लोगों ने आपकी कला को पहचाना, बहुत पहचाना और जो है बहुत प्रेम दिया और उत्साह बढ़ाया मेरा, और पुरस्कृत भी किया। जी। जामिया ने खुद जो है इंटरनली पुरस्कृत किया मुझे। तो आपने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, क्या क्या पुस्तकें हैं? हाँ, मेरी एक जो है मैं साधु नहीं कविता संग्रह आया, एक अभी जो है मेरा 23 में जो है ये आप देख रहे हैं कि स्त्रियां प्रेम नहीं करती। अच्छा, ये आप तो हाँ, तो ये संग्रह मेरा आया है। और हमने दलित लेखक संघ ने जो है कई जो संकलन तैयार किए, आगाज नाम से एक आया है, एक आया 3 पीढ़ियां एक संवाद करके एक संकलन आया है। इसका संपादन आपने किया? मैंने किया और प्रतिबद्ध हमारी चली रही है जी। और अभी भी जो है कुछ ना कुछ जो है मतलब इस तरह का रचनात्मक चलता रहता है, रोज कुछ ना कुछ। हाँ, यही मैं जानना चाह रहा था कि आज के समय में आपने लेखन में और हैं और दलित लेखक संघ का भी दायित्व है आपके ऊपर, तो आजकल या भविष्य के लिए कुछ योजनाएं हैं आपकी? हाँ, नहीं, योजनाएं हैं, चल रही हैं और योजना नाम से मेरी एक कहानी भी है। अच्छा। तो वो मेरी पहली कहानी है। अच्छा अच्छा। तो उसमें जो योजनाओं में क्या है कि जो आज इस समय वर्तमान में, चाहे से वो गजापट्टी हो, चाहे से वो भारत में हो, मुसलमानों को जिस तरह से जो है खदेड़ा जा रहा है, जी,
जिस तरह से जो है किसी समय पे दलितों को इस तरह से किया गया था, तो मेरा 4-5 सालों से जो है इस विषय पे काम चल रहा है। एक प्रश्न मुझे लग रहा है कि चलते चलते आपसे पूछ लेना चाहिए जी ज़रूर ज़रूर। कि एक होता है दलित विमर्श और दूसरा स्त्री विमर्श। स्त्री विमर्श पर काफ़ी चर्चा होती है। आपको दलित विमर्श और स्त्री विमर्श में किस नज़रिए से आप देखते हैं? मतलब कैसा महसूस करते हैं? दोनों एक जैसे हैं या कुछ अलग हैं? क्या महसूस करते हैं आप? मैंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का आखिरी इंटरव्यू मैंने ही लिया जब वे यहाँ पर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे। जी। और फिर हमें और भी कुछ बात करनी थी, तो हम देहरादून तक गए थे। उस समय वो मैक्स में भर्ती थे। जी। तो आखिरी मुलाकात हमारी थी। और वो उस समय मतलब जो है कहीं के ऐसी हालत में नहीं थे, बोल भी नहीं पा रहे थे, बस वो लगी हुई थी नलियाँ। तो उस इंटरव्यू में मैंने इस सवाल उनसे किया था कि आप बताएं कि क्या स्त्रियों के मामले में दलित पुरुष भी फंसते हैं? तो उन्होंने कहा था हाँ फंसते हैं, क्योंकि जो पुरुष जो एक वर्ग है, एक जात है पुरुष, तो वो जो है स्त्रियों के मामले में मनुवादी जो धारा है वहाँ पर वो जो है फॉलो करते हैं उसको आज भी दलित। लेकिन जो हम बुद्धिजीवी हैं, हम जो है स्त्री विमर्श पे काम कर रहे हैं, उनको हौसला अफजाई, उनके लिए जो है एक प्लेटफॉर्म बना के देना। कई सारी स्त्रियां जो हैं जो 8वीं पास लेडी हैं और 45 साल की हैं वो, और बस लिखना भी नहीं आता, उन तक से हमने कविताएं लिखवाई हैं। और उनके जीवन में जो जिस तरह की पीड़ाएं पनप रही हैं उस तरह की कविताएं आई हैं। आगाज़ नाम से जो संकलन आया उसमें उनको शामिल किया 10 कविताएं। तो ऐसे कई स्त्री जो लेखिकाएं हैं उनको हमने तवज्जो दी है। उनको बनाने में हमने अहम भूमिका निभाई है, दलित लेखक संघ ने हमने। और ये जो संग्रह आपके सामने, स्त्रियां प्रेम नहीं करती, वे क्यों प्रेम नहीं करती है ना, उसमें जो है उसके जवाब हैं वे क्यों नहीं प्रेम करती हैं। तो दलित साहित्य स्त्री विमर्श को साथ लेकर चल रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये दलित साहित्य जो है स्त्री विमर्श को बिल्कुल प्रायोरिटी पे रखे हुए हैं इस समय जी। क्योंकि सबसे उपेक्षित, सबसे जो है पीड़ित जो है वही है, स्त्री है, दलित स्त्री जी। उसमें हम ये कैटेगरी भी नहीं बना सकते हैं कि उसमें गैर दलित स्त्री नहीं आती है। कई जगह वहाँ पर उत्पीड़न बहुत है, सेम ऐसा कैसा है ना, तो वो भी हम जो है भेद नहीं करते हैं उसमें। लेकिन कई जगह जो जात के मामले में करते हैं तो वहाँ पर भेद हो भी जाता है। रजनी तिलक इस बात पे जोर देती थी। तो ऐसा है कि इस समय जो है स्त्रियों को जो है कहें कि उभारने का, उनके अधिकारों की तरफ सजग होने का, उनकी हौसला अफजाई करने का, जिस तरह से नारे चल रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाले नारे, तो बेटी कितना बचा पा रहे हैं सरकारें हमें नहीं पता, लेकिन हम उसकी ज़रूर बात करते हैं। जी, बहुत अच्छा हीरालाल जी। और साथियों, ये थे हीरालाल राजस्थानी जिनसे अभी हमने बातचीत की। और हीरालाल राजस्थानी एक बहुत अच्छे कवि भी हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने कविता संग्रह स्त्रियां अब प्रेम नहीं करती उसमें से हमें ये चलते चलते एक कविता सुना दें। और आप देखते रहिए बेबाक भाषा। और साथियों, आप हमें सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि हम दलित डिस्कोर्स का ये सिलसिला कंटिन्यू रख सकें। जी राज जी, मैं अपने कविता संग्रह स्त्रियां प्रेम नहीं करती से एक जो है शीर्षक है जामिया की लड़कियां। जामिया की लड़कियां अदब व आबरू की तहजीब में नफ़रत की दुनिया से अलग, अपने वालिदान की ये कम उम्र की पैदाइशें मजहब से ज़्यादा मुल्क के आईने के कायदे को मानती हैं, जो संस्कारों के उलाहने को नज़रअंदाज कर देर से घर लौटने पर अम्मी अब्बू की झाड़ खाती ये परियां बदहवास हो चुकी संसद के खिलाफ अपने नागरिक हक हुकूक की खातिर बहती सड़कों के बीच उतर आई हैं मुट्ठी तान कर। जमहूरियत के आंगन में हुए जुल्मों पर चीखते हुए हुक्मरानों से सवाल कर रही हैं, जिनके आदेश पर
प्रशासन हिंसा पर उतारू है। इन बरसती लाठियों के विरोध में वे तर्जनी दिखाकर दे रही हैं चुनौतियाँ। इस ललकार से उमड़ पड़ा है जन सैलाब। उनके साथ सड़कों पर जात पात की बाधाओं को लांघ कर सत्ता की बेरहमी का सामना अपने विवेक से करने में वे सक्षम है। वे बता रही हैं शिक्षित होने का मतलब। अपनी अम्मियों को, और अम्मियाँ ढाल बनकर खड़ी हैं उनके साथ। वे ढल गई हैं लोहे की प्रतिमाओं में और उबल पड़ी हैं ठंडी सड़कों पर। नए भारत की अगुवाई करने वे खींच रही हैं तानाशाह के माथे पर तनाव की लकीरें। उनकी बंधी मुट्ठियाँ तरेर रही हैं आसमान का सीना कहर बनकर। ये ही बदलेंगी इस तंत्र की तासीर को। ये सावित्रीबाई की बेटियां और फातिमा की परछाइयां हैं। इनमें कुलमुला रहे हैं रजिया के हौसले। इनकी रगों में उमड़ आई है लक्ष्मीबाई की अंगड़ाई। ये कलाम का गौरव बनकर देख रही हैं सपने। अंबेडकर की रोशनाई में पली बड़ी ये लड़कियां दमक रही है धूप सी किरणों का तेज लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।